नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामवीर विश्वकर्मा। आज हम लोग पार्ट 2 नगरी भूगोल का पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पाठ्य देखें तो 2 पाठ कवर करेंगे। यह दूसरा है और तीसरा पाठ। और मैं हमेशा आप सभी से बोलता हूँ कि शॉर्ट देखने से अच्छा है कि आप लोग पढ़ाई की चीज़ें देखो और पढ़ाई की चीज़ें आपकी जीवन बदल देगी। आप पे ज़िम्मेदारियाँ तो पढ़ाई ज़्यादा करो। अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीसी, जीआईसी, अभी देखिए यूपी पीजीटी का जो 2021 का फॉर्म था, वो सही कर दिया गया उसका जो है महीन पेपर है। तो आप लोग पढ़ाई मेहनत से कीजिए, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर निकालना है तो ये कंटिन्यूअस 2 से 4 साल पढ़ाई माँगता है। 1 साल में कोई एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है, बहुत पढ़ने वाला लड़का है, तभी वो आपका है पढ़ाई के समय ही पीजी के समय ही 1 से 2 साल मेहनत करता है तो उसका नेट असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जेआरएफ हो पाता है। अगर आपकी जॉब के साथ, किसी काम के साथ पढ़ाई है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा तब जाकर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, पीजीटी निकलता है और इसके लिए आपको कंटिन्यूअस धैर्यता के साथ पढ़ाई करना होगा। ये नहीं आए आज वीडियो देखे, कल चले गए, फिर से शॉर्ट देखे, पिक्चर देखे। ये रूटीन है तो आपको बहुत मुश्किल होने वाला है भविष्य में। तो अगर आप तैयारी करते हो, फ्री में पढ़ना चाहते हो, सारे कंटेंट फ्री में चाहिए, किताब आपके पास नहीं है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हो ऐसे लोगों के पास जो आपके जैसे हैं, किताब अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं या उनके लिए मजबूरी है पेड क्लास लेना। फ्री में मैं सारी चीज़ें दे रहा हूँ, जो भी आपके सिलेबस है, चाहे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, सारा, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, जीआईसी हो, सारा कवर होता है। क्यों? क्योंकि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ना, लगभग सारे एग्ज़ाम को कवर करता है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप सब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, अधिवास भूगोल की संकल्पना। और देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवास या ग्राम की संकल्पना। ये होता क्या है? आखिर में हम लोग इस संकल्पना को पढ़ेंगे क्यों? तो देखो, अगर हम देखें तो ग्राम और नगर की संकल्पना में कि ग्राम की उत्पत्ति क्यों हुई, हमारे दिमाग में एक कल्पना आती है। इसी को हम जानने के लिए हम एक आधार लेते हैं। आधार क्या होता है? गृहों का समूहन, बसाव प्रतिरूप कैसा है किसी घर का, गृहों के बीच दूरी कैसी है। जैसे समूहन मतलब कितने घर एक पास हैं बने हुए, ठीक है? कितने घर एक पास बने हुए हैं, इसका समूहन हो गया। बसाव प्रतिरूप कैसा है? कोई सीढ़ीनुमा बसाव है, कोई आपका आयताकार है, कोई झीलनुमा आपका बसाव प्रतिरूप है। ये सब हम लोग जो पढ़ते हैं इसमें ग्रामीण अधिवास में, तो इसको हम पढ़ते हैं। गृहों के बीच दूरी का मतलब क्या है कि इसके बीच में कितने किलोमीटर के अंदर कितने घर हैं, है ना? 1 किमी एरिया में कितने घर हैं, ये हम देखते हैं। ये आधार है। आधार क्या क्यों है? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे गाँव का बसाव कैसा है, हमारे गाँव का घनत्व कैसा है, हमारे गाँव का गृहों का समूहन कैसा है। इस आधार पर हम क्या करते हैं, ग्रामीण अधिवासों का 2 वर्गीकरण करते हैं। एक तो पहला है ग्रामीण अधिवासों का वर्गीकरण और दूसरा जो है आकार के आधार पर वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण कैसे आया? ये वर्गीकरण आया समूहन, बसाव प्रतिरूप और घनत्व, घर का घनत्व कितना दूरी पर, इसके अनुसार ये 2 वर्गीकरण निकल के आए। अब इस 2 वर्गीकरण को हम देख लेते हैं, थोड़ा और डिटेल करते हैं इसको। इसमें 2 वर्गीकरण में हम देखेंगे तो ग्रामीण अधिवासों का वर्गीकरण में 4 रूप आते हैं। पहला आता है प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। ये क्या होता है? ये जो होता है कि किसी एक खेत में, प्रकीर्ण मतलब क्या है? एकाकी मतलब एक घर हो, मतलब बहुत बड़ा, मान लो ये खेत का एरिया है, ये बहुत बड़ा खेत का एरिया अपना ले लो और उसमें क्या हो कि एक यहाँ पर घर हो और चारों ओर क्या हो, ये बिंदी-बिंदी में बता रहा हूँ, ये खेत है। जैसे इस फोटो में देख सकते हो कि ये छोटा-सा घर है और यहाँ पर बहुत सारे खेत, बगीचे यहाँ दिख रहे हैं हरियाली जैसी। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। इसी में दूसरा आता है अपखंडित अधिवास। ये क्या होता है? ये क्या है कि एक एरिया में 2-4 घर हों दूर-दूर हों, अपखंडित रूप में, ठीक है? जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि 2 घर यहाँ पर है, 2 घर यहाँ पर है, 2 घर यहाँ पर है, 1 घर यहाँ पर है। तो ये दूर-दूर स्थित है किसी हरियाली एरिया में, तो इसे अपखंडित अधिवास कहते हैं। गिरियों के छोटे-छोटे बिखरे समूह को हम क्या कहते हैं? अपखंडित अधिवास कहते हैं। संयुक्त अधिवास क्या होता है? संयुक्त अधिवास वो अधिवास होता है जो पूंजित या प्रकीर्ण का मिश्रण होता है। मतलब पहला जो अधिवास है, यही कई घर मिल के क्या होते हैं?
ये बन जाते हैं संयुक्त अधिवास। तो पहला जैसे एग्जांपल दिया हूँ कि एक घर है, वहाँ खेत है, फिर से एक घर, एक खेत है। ऐसे कई घर मिल के, जैसे देखिए इस फिगर में 4 घर, 2 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर मिल के क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त अधिवास कहते हैं। फिर से सघन या पुंजित अधिवास क्या होता है? सघन या पुंजित अधिवास वो अधिवास होते हैं जो एकदम डेंस होते हैं, है ना? अभी हमने आधार क्या लिया था? हमने लिया था घरों का प्रतिरूप कैसा है, गृहों के पीछे घनत्व कैसा है ना? समूहन कैसा? तो समूहन के अनुसार ही हम देख रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये सब समूहन के अनुसार, घनत्व के अनुसार हम देख रहे हैं। तीनों आधार इंक्लूड हैं ये चारों प्रकार में। संगन या पुंजित अधिवास हम लोग यहाँ पर रुके थे, तो हमारा यहाँ पर निकल के ही आ रहा है कि संगन अधिवास वो अधिवास होते हैं जो बहुत करीब करीब डेंस पर बसे होते हैं। एकदम 1 किलोमीटर रेंज में मान लो 100 घर हो गए, तो इसे हम क्या कहते हैं, संगन या पुंजित अधिवास। क्लियर? ये हो गया ग्रामीण अधिवासों का वर्गीकरण। ये देखिए, ये संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आगे जब हम पढ़ते जाएंगे ना नगरीय भूगोल को, और डिटेल इसका हम लोग करेंगे, ठीक है? और जहाँ से क्वेश्चन बन बन के यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए, ये संघन पुंजित अधिवास किसे कहते हैं, ये पूछे गए हैं। प्रकीर्ण अधिवास क्या होता है, पूछे गए हैं। किस एरिया में पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है, ये भी पूछे गए। आगे मैं आपको सारा बताऊंगा। आकार का अधिवास देखा जाए आधार पर लघु अधिवास होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से आकार का आधार पर? पूर्वा या नगला कहा जाता है पहला। दूसरा है ग्राम या गांव। इनका परिभाषा जान लेते हैं। देखो, पूर्वा या नगला क्या होता है? कुछ गृहों वाला छोटा अधिवास। छोटा सा, अगर घरों की संख्या 4 ले लो, मतलब 4 घर मिलके जो एक एरिया तय करते हैं, उसे नगला कहा जाता है। नगला अधिवास कहा जाता है। ये लघु रूप है अधिवास। बड़ा सा गांव है, बड़ा सा गांव का एक छोटा सा रूप नगला कह सकते हो। 4 घरों का समूह, 5 घरों का समूह नगला या पूर्वा कहा जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट, ग्राम या गांव क्या होता है? अधिक गृहों वाला बड़ा अधिवास जो होते हैं। जैसे 10 नगला मिलके, 10 नगला में अगर एक नगला में 4 घर है, तो 10 चौको 40 घर मिलके क्या बना दें, गांव बना दें। तो उसे हम क्या कहेंगे, गांव या ग्राम कहेंगे। क्लियर? यहाँ तक आपका उम्मीद करता हूँ आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं नगर एवं नगरीय क्षेत्र की संकल्पना। देखो, गांव की संकल्पना इसीलिए कि गांव का निर्माण, विकास घरों का कैसे हुआ। वैसे नगर का इसलिए हम संकल्पना जानेंगे कि नगरों का विकास इनका कैसे हुआ, क्या नियम कानून यहाँ पर चलते हैं। अब देखिए, नगर एवं नगरीय क्षेत्र की संकल्पना में हम देखें तो भारतीय जनगणना के अनुसार हम ले लें, ये रूल है, एक मानदंड है। इस मानदंड के अनुसार ही किसी नगर का विकास होता है। तो प्राथमिक मानदंड में हम देखें तो स्थानीय जो है प्रशासनिक संस्था होनी चाहिए, जैसे कि उस नगर में नगर पालिका होनी चाहिए। क्लियर? तभी किसी नगर का निर्माण हो सकता है। दूसरा, गौण मापदंड में देखा जाए दूसरा में, तो ये न्यूनतम इसकी 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए किसी नगर की बनने से पहले। फिर से इसमें देखा जाए 75% जो लोग हैं गैर कृषि काम में, मतलब कृषि का काम छोड़ के कोई और काम करते हो, ये इसका एक तीसरा मान हो गया। और चौथा है, यहाँ पर कम से कम हर 1 किलोमीटर में 400 व्यक्ति होने चाहिए। 400 व्यक्ति हर 1 किलोमीटर के अंतर्गत होने चाहिए। ये चारों रूल अगर है, तभी किसी नगर एवं नगरीय क्षेत्र का विकास हो सकता है या बन सकता है। अगर ये नहीं है, इसमें से एक भी चीज नहीं है, तो उसे हम नगर नहीं कह सकते या उसका विकास हम नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं नगरीय वर्गीकरण एवं विस्तार। थोड़ा सा देखेंगे, जैसे कि सिटी है 1 लाख, यहाँ पर उससे अधिक जनसंख्या होती है। महानगर है, याद रखिएगा पूछा गया, यहाँ की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक होती है। महानगर कई मिल जाते हैं तो नगरीय प्रदेश का निर्माण हो जाता है, जिसे हम नगरीकृत प्रदेश कहते हैं। ये 3 पॉइंट मोटा मोटी याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर हिंट दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट में। आगे बढ़ते समय हम देखेंगे तीसरा हमारा पॉइंट आता है, ये आता है ग्राम नगर सातत्य संकल्पना। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसको लेके, और फिर से ट्यूलाइट जोन को लेकर। नगर ग्राम उपांत, ये दोनों शब्द आते हैं और इसमें थोड़ा अंतर है। लोग जानते हैं एक ही चीज है, ये एक ही चीज है लेकिन अंतर है। तो ग्राम नगर सातत्य एक अमूर्त है। अमूर्त का मतलब क्या होता है?
कि जो हमें बस महसूस हो, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते, है ना? अमूर्त का मतलब महसूस हो, उसको हम किसी फिगर के रूप में नहीं देख सकते। अगर यहीं पे ट्यूबलाइट को देखा जाए, ट्यूबलाइट जोन को, जिसे हम नगर ग्राम उपांत कहते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं फिगर में, और उसका किलोमीटर डिसाइड कर सकते हैं। किस घर का निर्माण कहाँ है, किस उद्योग का निर्माण कहाँ है, एक ट्यूबलाइट जोन में पता चलता है। वहीं ग्राम नगर में देखा जाए, देखो ट्यूबलाइट जोन में यहाँ पर ये टी से बता देता हूँ। ग्राम नगर में ये बस हम महसूस कर सकते हैं, मतलब एक ये संकल्पना है, ये एक फीलिंग है जो किसी इंसान के द्वारा बताई जाती है किसी के बारे में। तो ग्राम नगर सातत्य मतलब किसी के बारे में हम जब जानते हैं, फील करते हैं, और उसको हम क्या फिगर पर नहीं देख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्राम नगर सातत्य। अब थोड़ा दोनों में अंतर देख लें हम लोग, तो अंतर क्या है, देखो इसकी मूल प्रकृति क्या है। अगर ग्राम नगर सातत्य की बात करें तो इसकी मूल प्रकृति क्या है, ये है हमारा जो है अमूर्त। क्लियर? और वहीं पे ट्यूबलाइट, टी से ट्यूबलाइट है, ये क्या है, हमारा मूर्त। मतलब इसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। इतना आपको पता है, इसका लोकेशन हम देख सकते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया? अब देखो इसमें क्या होता है कि ग्राम नगर सातत्य में हम नगर से ग्राम की ओर जा रहे हैं, ये कल्पना करते हुए जा रहे हैं। अब पता नहीं चलता है कब नगर आ गया, अब कब ग्राम, अगर अगर हम नगर से ग्राम की ओर आ रहे हैं, कब ग्राम आ गया ये पता नहीं चलता है। ये आपको क्लियर कभी नहीं होगा, क्योंकि ये एक आपकी संकल्पना है। आपने कोई सीमा क्षेत्र इसमें डिसाइड नहीं कर रखा है कि यहाँ से आपका ग्राम होगा, यहाँ से शहर होगा, क्योंकि आपने अपने मन में धारणा बना के रखा है। किसी व्यक्ति की मन की धारणा कुछ और हो सकती है, किसी व्यक्ति की कुछ और हो सकती है, ग्राम नगर सातत्य की संकल्पना को लेकर। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? अब देखो इसमें अगर देखा जाए, वही मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ कि इसमें रह रह के हर व्यक्ति की जो है अपने हिसाब से इसकी परिभाषा और संस्कृति निकल के आती है ग्राम नगर सातत्य में। लेकिन वही ट्यूबलाइट जोन में जो है आपका जो है, कोई व्यक्ति आएगा बोलेगा कि यहाँ पर उद्योग है, फला फैक्ट्री है, तो दूसरा व्यक्ति आके भी बोलेगा कि यहाँ पर हाँ उद्योग है, फला फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि ये चीजें दिख रही है। शहर के पास वाले एरिया के लास्ट छोर जो होता है, जो धीरे धीरे ग्रामीण स्टार्ट होता है, उसी को ट्यूबलाइट जोन कहा जाता है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये लोगों को महसूस होता है। जैसे मान लो ये केंद्र है, ट्यूबलाइट जोन देखा जाए तो इसकी परिधि जो है जहां से ग्रामीण स्टार्ट होगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ट्यूबलाइट जोन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर शहर के जो केंद्र के उद्योग है, धीरे धीरे आके यहाँ के लोग आके इस परिधि में बसते हैं, धीरे धीरे फिर से यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग लगना शुरू हो जाते हैं, इसी को हम ट्यूबलाइट जोन कहते हैं। ठीक है, ये ट्यूबलाइट जोन नगर ग्राम उपांत जिसे कहा जाता है, जहां से हम लोग डिसाइड धीरे धीरे करते हैं कि ये जो परिधि धीरे धीरे अब यहाँ से भी शहर और वृद्धि करेगा, और ग्रामीण को और ज्यादा कवर करके नगर में मिला लेगा या शहर बना देगा। क्लियर यहाँ तक? लेकिन ग्राम नगर सातत्य जो है एक अमूर्त है। इसका जो संकल्पना का सर्वप्रथम बारे में चर्चा जो किया था वो रॉबर्ट थे। रॉबर्ट, याद रखिएगा, ये पूछा गया है तो यहाँ पर मैं नाम बता देता हूँ, रॉबर्ट। रॉबर्ट रेडफील्ड, ये एक सामाजिक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने इसके बारे में कल्पना पहली बार किया था, इसको बताया था इसके जनक रॉबर्ट रेडफील्ड है। और इनकी बुक जो थी, इनकी बुक का नाम है फोल्क। ठीक है, फोल्क अर्बन, याद रखिएगा, ये इनकी बुक है। और वहीं पर देखा जाए ट्यूबलाइट जोन को, तो ट्यूबलाइट जोन को टी.एल. स्मिथ ने इसका जनक माना जाता, अध्ययन किया था। टी.एल. आपके स्मिथ है, ये आप लोग याद रखिएगा। और साथ ही भारत में इसको किसने अध्ययन किया, भारत के जनक कौन है, आर.एल. सिंह है। क्लियर, आर.एल. सिंह है, इतना आप लोग इसमें जानिए, आर.एल. सिंह है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ग्राम नगर सातत्य संकल्पना क्या होती है, और ये जो है ट्यूबलाइट जोन क्या होता है। क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। अभी आगे ट्यूबलाइट आएगा, लेकिन उसके बारे में अब ज्यादा चर्चा नहीं होगी, क्योंकि मैं यहीं पर आपको अंतर बता दिया। अब देखिए इसके बाद चौथा पॉइंट हमारा था विधिक नगर और भौगोलिक नगर की संकल्पना। ये क्या होता है? देखो, विधिक नगर लीगल सिटी जिसे कहा था, ये क्या है, इसकी संज्ञा सर्वप्रथम किसने दी थी, ये जान लेते हैं। पहले मर्फी ने, नाम याद रखिएगा, मर्फी ने इसकी संज्ञा दी थी।
नगर पालिका सीमा के अंतर्गत स्थित नगरीय इकाई होता है। मतलब ये एक नगर पालिका सीमा है, इसके अंतर्गत जो नगर है उसी को हम क्या कहते हैं, विधिक नगर इकाई। अब भौगोलिक नगर क्या होता है, ज्योग्राफिक सिटी क्या होता है, ये वास्तविक नगर का विस्तार होता है। मतलब एक नगर पालिका की सीमा के अंदर जो नगर है उसका विस्तार इस नगर पालिका की सीमा से बाहर हो जाए तो उसे हम कहते हैं भौगोलिक नगर। क्लियर? इसका विस्तार जो नगर पालिका की सीमा से बाहर तक हो जाता है किसी नगर का तो उसे हम कहते हैं भौगोलिक नगर या जियोग्राफिक सिटी। क्लियर यहाँ तक आप? अब आगे पांचवा अपने पॉइंट पर चलते हैं और इसको भी हम लोग जान लेते हैं। ये है सेवा केंद्र, केंद्र स्तर संकल्पना। देखिए जब हम लोग ग्रामीण पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये चीजें कुछ सिद्धांत हम देखेंगे जरूर जो पूछा जाता है। अभी देखिए यहाँ पर प्रधान नगर से 2025 दिसंबर में क्वेश्चन आया है, अगर आप दिए होंगे यूजीसी नेट का, बताता हूँ क्या आया था। देखिए सेवा केंद्र पहले जान लेते हैं। सेवा केंद्र कह लो या केंद्र स्थल संकल्पना कह लो, ये क्या है, केंद्र स्थल सिद्धांत का विकास। आपको बखूबी पता होगा कि क्रिस्टालर 1933 में सिद्धांत में पढ़ा चुका हूँ तो इसके बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं, आप लोग जाकर सिद्धांत का वीडियो देख लीजिए। और इसके बाद इसी में अगस्त लास्ट में 1954 में इनका अंग्रेजी वर्जन आया था, बोंगलांग ने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। देखिए मैं यहाँ पर नाम उन लोगों का नहीं लिखा हूँ लेकिन मुझे पता है तो मैं बता रहा हूँ। और 1940 में इसे दिया गया था अगस्त लास्ट के द्वारा जर्मन भाषा में। बोंगलांग ने 1954 में इसका जो है ट्रांसलेट कर दिया था। फिलब्रिक 1957 में मानव दिवस का कार्यात्मक संगठन की संकल्पना दिया था। यह केंद्र स्थल सिद्धांत के विकास से संबंधित है। बेरी और गैरिसन ने भी इससे संबंधित काम किया था 1958 में। ये भी केंद्र स्थल के विकास से संबंधित काम किए थे। तो किसी केंद्र का जब विकास होता है तो नगर का विकास में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी बार हम जब कोई किस्टार के 4 के 7 के आप 3 पढ़ेंगे तो मार्केट कैसे लगता है, प्रशासनिक कैसे लगता है, यातायात का कैसे निर्माण होता है, तो उसी से किसी नगर का डिसीजन होता है कि नगर कैसे आगे जाके बदलाव करेगा, क्या उसका रवैया रहेगी नगर की। ये सारी चीजें मैं सिद्धांत में बताया हूँ तो यहाँ पर ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। अब आते हैं अधिवास पदानुक्रम संकल्पना पर। अब इसमें कौन काम किया, 2 लोग। इसमें पहले आते हैं क्रिस्टालर, 1933 में 7 पदानुक्रम के बारे में चर्चा किए थे किसी अधिवास के। और देखिए ये जो है दक्षिणी जर्मनी पे, याद रखिएगा पूछा गया दक्षिणी जर्मनी किस पर काम किया, दक्षिणी जर्मनी में काम किया था। अब इसी लगे मुझे क्वेश्चन आ गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि केंद्र स्थल शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, शब्द का प्रयोग किसने किया था ये आप लोग को बताना है। क्लियर? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब किस सन में किया था, मैं 1900 बस 3 लिख देता हूँ, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 आपको जोड़ना है कि 1931 32 33 34 में दिया था, ये आपको बताना है। और किस भूगोलवेत्ता ने ये केंद्र स्थल शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर? तो दक्षिणी जर्मनी पर जो है काम किया था, 7 पदानुक्रम में बांटा था अधिवास को। किसने? क्रिस्टालर ने। इन्होंने बताया था, यहाँ पर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो 7 बाजार गांव आ गया पहला, दूसरा पर कस्बा, तीसरा काउंटी सिटी, चौथा पर आपका जिना नगर, और फिर से पांचवा पर आ गया छोटा राज्य जिसे हम राजधानी कहते हैं, छोटा राज्य की प्रांतीय राजधानी, क्षेत्रीय राजधानी। ठीक है, तो ये 7 इनके प्रकार हो गए। आप लोग ये याद रखिएगा, एग्जाम में अवरोही आरोही क्रम में पूछे जाते हैं। ए स्मेल्स 1944 में इंग्लैंड और वेल्स के नगरों का जो है अधिवास जो थे वहां पर इन्होंने काम किया था, 5 पदानुक्रम में बांटा था अधिवासों की संकल्पना में। आपका जो है उपनगर, नगर, बड़ा नगर, शहर और प्रमुख शहर। तो इंग्लैंड और वेल्स पर किसने काम किया था, ये 1944 में 5 पदानुक्रम में माफ कीजिएगा बांटा थे ए स्मेल्स ने। दक्षिणी जर्मनी में क्रिस्टालर ने 1933 में। तो 44 और 33 सन याद रखिएगा, पदानुक्रम याद रखिएगा। अब प्रधान नगर संकल्पना देखिए, ये छूटे तो आपका नगरीय भूगोल में क्वेश्चन छूट जाएगा। प्रधान नगर संकल्पना प्राइमेट सिटी जिसे कहा जाता है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1939 में किसने? मार्क जेफरसन ने किया था, अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे। इनका नियम था प्रधान नगर नियम, लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी, 1939 में। ये एचपीएससी में पूछा गया था, अभी आपका डायरेक्ट सन पूछा गया था, कब दिया गया था प्राइमेट नगर का नियम या लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी, दोनों याद रखिएगा नाम, इंग्लिश हिंदी दोनों पूछा जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है, देश या क्षेत्र ले लो, कोई देश ले लो या क्षेत्र ले लो, का सबसे बड़ा नगर दूसरे नगर से कई गुना बड़ा होता है। जैसे भारत में कोलकाता सबसे बड़ा इसकी पॉपुलेशन है, इसी को हम कहते हैं जो भारत का सबसे बड़ा प्राइमेट सिटी।
अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यही क्वेश्चन यूजीसी नेट आपका 2025 दिसंबर में पूछा गया था। पश्चिम बंगाल ऑप्शन था, यही सही आपका उत्तर है, और पश्चिम बंगाल कोलकाता ये पूछा गया था। कभी-कभी राज्य का नाम दे देता है, कभी-कभी क्या करता है कि उस सिटी का नाम देता है, प्राइमेट सिटी का। तो ये यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि क्या कहा, देश या क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर होता है, जो सबसे बड़ा होता है दूसरे नगरों से। तो जैसे देश में ले लोगे तो आपका पश्चिम बंगाल, राज्य वाइज में ले लोगे तो आपका कोलकाता। क्लियर हो गया आपका। इसके बाद से राजस्थान आते हैं, कर्नाटक के आते हैं, तो ये अलग-अलग है। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि प्राइमेट सिटी के आधार पर ही कोटि आकार नियम रैंक साइज रूल 1949 में जो है आपका जेके जिप ने दिया था। तो मार्क जफरसन के प्रधान नियम के आधार पर ही कोटि आकार नियम आया था जेके जिप का। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं हम लोग, और जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखिए आ गया ना आपका ग्रामीण नगरीय उपान, जिसे हम ट्यूबलाइट जोन कहते हैं। देखिए ट्यूबलाइट जोन में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, और ये एक्सप्लेन आपके लिए इम्पोर्टेंट था, शुरू में मैं कर दिया हूँ। देखिए देखिए फिगर से समझाता हूँ। ट्यूबलाइट जोन ग्रामीण नगरीय उपांत में ये नगर हो गया, ग्रामीण हो गया। अब देखो ये बीच का जो एरिया है ना, ये बीच का ये वाला एरिया, ये एरिया देखो यहाँ डिसाइड करा। देखो यहाँ पर छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ लग गई, यहाँ फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, छोटे-छोटे यहाँ पर घर हैं, कॉलोनियाँ बस गई हैं, और ये गाँव का पूरा रूप है, और ये पूरा शहर का विकास हुआ है, ठीक है? तो शहर और ग्राम के बीच में जो एरिया थोड़ा डेवलप हो जाता है, ठीक है? थोड़ा ग्रामीण होता है, थोड़ा शहरी होता है, उसी को हम शांत ट्यूबलाइट जोन कहते हैं। यहाँ छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ लगी होती है, छोटे-छोटे रूप में घरों का विस्तार होता है। तो ये परिधि के आस-पास में शहर के बसता है। देखिए ये परिधि वाला एरिया हो गया, यहाँ पर ये पूरा ये गाँव का परिधि हो गया। इन दोनों के बीच में ये बसा हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं शांत क्षेत्र ट्यूबलाइट ज़ोन। स्मिथ ये इसके जनक थे, और भारत में आर.एल. सिंह शुरू में आपको बता चुका हूँ, तो इसमें ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर अपने आते हैं। इसमें आता है हमारा जो है, देखा जाए तो अम्लैंड संरचना। अम्लैंड की संरचना हम थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसे एक सेंटर सिटी होता है, मतलब सेंटर सिटी नगर केंद्र होता है, उसके बाद से नगर केंद्र धीरे-धीरे नगरीय क्षेत्र में विस्तृत होता है, फिर से वो और रूप बढ़ाता है, नगर प्रदेश बन जाता है। फिर से हिंटरलैंड जानते हो, ग्रीन की संकल्पना थी। हिंटरलैंड क्षेत्र की बात की जाता है, तो पृष्ठ प्रदेश इसे कहा जाता है। फिर से सहायक क्षेत्र में विस्तृत ये होता है, फिर से उससे बड़ा होता है पूरक क्षेत्र, उसके बाद अधिग्रहण क्षेत्र, इसी को हम प्रभाव क्षेत्र या इसी को हम अम्लैंड कहते हैं। इसे अधिग्रहण क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र या इसे हम अम्लैंड की संरचना कहते हैं, परिनगर कहते हैं, ठीक है। अब ये इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मोटा-मोटी इसका डेफिनेशन याद रखिए कि अम्लैंड क्या है, कि कोई नगर केंद्र है, धीरे-धीरे उसका विस्तार होता गया, और पूरक क्षेत्र का अधिग्रहण जब क्षेत्र बनता है उसी को हम अम्लैंड कहते हैं। अब हिंटरलैंड, इसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगा, जो भी है इस वीडियो के बाद, या जब इसका टॉपिक आएगा तब इस पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है, अधिवास का उद्भव एवं प्रकार और विकास, ये देख लेते हैं। मानव अधिवास का जो उद्भव, प्रकार और विकास में देखिए कारक जो होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे कि अधिवास जो है ये जो बन के आया कैसे, किसको हम अधिवास कहते हैं, ये हम देख लेते हैं। मतलब एक घर है उसको भी अधिवास कहा जा सकता है क्या, या 4 घरों को ही अधिवास कहा जाता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले क्लार्क से जान लेते हैं। क्लार्क कहते हैं, लांगमैन भौगोलिक शब्दकोश में इन्होंने कहा है, मानव निवास का कोई भी स्वरूप, यहाँ तक कि एकल गृह भी अधिवास हो सकता है, जबकि यह शब्दावली प्राय गृह समूह के लिए प्रयुक्त होती है। तो देखिए कहते हैं कि क्लार्क कि एक घर भी क्या हो सकता है, एक घर भी अधिवास हो सकता है, लेकिन इसका अधिकतर प्रयोग एक घर का देखा जाए, ज्यादातर गृह समूह, मतलब एक-एक घर मिलके समूह बनते हैं, घर का निर्माण, प्रकीर्ण घर, एक घर एक खेत है मिल के प्रकीर्ण घर का निर्माण करता है, शुरू में आपको बताया हूँ। तो वही कहते हैं कि यद्यपि इसका जो देखा जाए, ये क्लार्क का जो डेफिनिशन है, ये डेफिनिशन जो है गृहों के जो देखा जाए समूहन में काम आते हैं, ठीक है? गृहों के समूहन में काम आते हैं, लेकिन क्लार्क के अनुसार एक घर भी क्या होता है, अधिवास होता है। क्लियर? लेकिन एक घर देखा जाए दूसरे अनुसार, दूसरे किसी ज्योग्राफर के अनुसार या सामान्य रूप में, तो ये एक घर किसी किसी गृह समूह का प्रकार होता है, ठीक है? जैसे प्रकीर्ण प्रकीर्ण अधिवास क्या होता है ना? संयुक्त अधिवास।
तो प्रकीर्ण अधिवास में एक घर एक खेत मिलकर प्रकीर्ण अधिवास बनता, शुरू में ही बताया हूँ, जैसे अभी रिपीट कर रहा हूँ फिर से। क्लार्क ने इसे क्या कह दिया, एक घर सीधे भाई, सीधी सी बात है, ये अधिवास का रूप है क्लार्क के अनुसार। ये याद रखिए, एक घर अधिवास का रूप है। क्लार्क ने कहा था, कब कहा था, 1989 में। तो इसमें कहा था, लॉन्गमैन भौगोलिक शब्दकोश में इन्होंने कहा था। अब अधिवासों को उद्भव एवं विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, ये देख लेते हैं। कौन ऐसे कारक है जो अधिवास जब उत्पत्ति होता है तो उसे प्रभावित करते हैं। जो प्राकृतिक कारक आते हैं, मानवीय कारक आते हैं। प्राकृतिक कारक में स्थलाकृति आती है, वहाँ का स्ट्रक्चर, जलवायु कैसी है, यह भी प्राकृतिक कारक प्रभावित करेगा किसी अधिवास को। जल प्राप्ति के साधन, मान लो जलवे नहीं मिलेगा तो क्या वहाँ अधिवास बनाओगे, रेगिस्तान में नहीं तो बनाओगे। प्राकृतिक वनस्पति, छांव में रहने के लिए आपके घर के पास पेड़ पालो है कि नहीं। तो चारों डिफिनेशन यहाँ पर 1 2 3 देखिएगा, 4 ही है यहाँ, ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ठीक है। तो स्थलाकृति, अच्छे स्थलाकृति की बनावट होनी चाहिए। समतल मैदान हो तो अच्छे से अधिवास का निर्माण होता है। जलवायु, सूर्य धूप अगर सही रूप में मिलता है तो उसके अनुसार भी अच्छे घर का निर्माण होता है। अब साइबेरिया में या रेगिस्तान में चले जाओ, जलवायु बहुत कठिन है, परिस्थितियाँ, तो बिजली हर चीज़ सुविधा मिलना कठिन होता है, तो उसके अनुसार घर को बहुत मुश्किल से वहाँ पर लोग रहते हैं, मुश्किल से घर का भी निर्माण किया जाता है। बार-बार घर, अभी देखो रूस में देखो स्नोफॉल हुआ, बहुत पूरा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। घरों के ऊपर घरों का जो है, जो दरवाजा होता है ना, वो नहीं दिख रहा है भाई, मतलब इतना ऊपर तक बर्फ गिरा, गाड़ियां गायब हो गई हैं, खाली बर्फ बर्फ दिख रहा है रूस में। तो इमरजेंसी में डिक्लेयर हुआ है। यहाँ का देखो, जल कहाँ से वहां पर मिलेगा। अब आप वहां पर बिजली की सुविधाएं नहीं है तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो ये चारों जो कारक है ना, ये चारों चारों कारक जो है अधिवास के निर्माण में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अगर इसमें कोई भी डिसबैलेंस है तो अधिवास के निर्माण में बहुत बड़ी कठिनाइयां आती हैं, जैसे मैं रसिया का एग्जांपल आपको देके दिखाया। मानवीय कारक में देखो तो मानवीय कारक में आर्थिक कारक है। संसाधन अगर नहीं उपलब्ध है तब भी आपको यहाँ समस्या होगी अधिवास विकास में। सामाजिक जो यह कारक है, यहाँ पर परिवार प्रणाली, मतलब जनसंख्या वृद्धि, फिर से देखा जाए प्रथाएं, जो रूढ़िवादी नीतियां होती हैं, जीवन यापन का ढंग में आपको कठिनाइयां आनी हो जाएगी शुरू। सामाजिक कारक होते हैं, समाज में अच्छे से व्यवहार नहीं, समाज के लोग अच्छे नहीं, तब भी आप वहाँ पर अधिवास अपना घर बनवाना नहीं चाहोगे। सांस्कृतिक कारक में नगरीकरण, धार्मिक विश्वास, शिक्षा कैसा है, ये सारी चीजें वहाँ पर देखी जाती है। राजनीतिक कारक में राजनीति वाला शासन प्रणाली, शासन नीतियाँ, ये सारे वहाँ पर कितनी अच्छी नीतिगत रूल रेगुलेशन है, ये भी अधिवास को फैक्टर करते हैं विकास में। क्लियर है यहाँ पर आपका। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिए, अधिवास भूगोल में स्थान नामक का प्रयोग, जो स्थान, अधिवास में जो स्थान शब्द का प्रयोग किया गया ना, वो अर्नाल्ड ने किया था 1875 में, ये आपको याद रखना। क्लियर। अब आकार का अनुसार अगर अधिवास का प्रकार देखें तो देखो, ये मोटा मोटा याद रखना है, सीक्वेंस पूछा जाता है। जैसे कि पूर्वा पहले आता है, उसके बाद से ग्राम आता है, उसके बाद नगरी ग्राम, कस्बा, नगर शहर, महानगर, विजयत नगर और सलनगर, ये पूछे गए सीक्वेंस, इसलिए मैं बस लिखा हूँ। ये देखो, अधिवास के प्रकार है आकार के अनुसार, मतलब ये कितना बड़ा है उसके अनुसार देखा था। पूर्वा सबसे छोटा इसमें होता है, छोटे छोटे 2 3 घरों का समूह होता है। ग्राम जो होता है 10 20 घरों का समूह होता है। छोटे छोटे घर होते हैं, मिलाकर बड़े घर और छोटे घर मिलाकर बनते हैं, तो 30 40 घरों का समूह। फिर से कस्बा बन जाता है, फिर से सिटी, फिर से मेट्रोपोलिस, फिर से मेगालोपोलिस, और इसके बाद से आप कन्वर्सेशन होता है, सन नगर होता है। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, बस ये सीक्वेंस याद रखना है, पूछा जाता है। उसके बाद से विकास अवस्था के अनुसार अधिवास का प्रकाश ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। इस सिद्धांत को मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग सिद्धांत के वीडियो में जाकर देख लीजिए, मैराथन क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कोई भी प्लेलिस्ट में आप सिद्धांत देखना चाहते हो, 10 यूनिट जितने यूजीसी नेट में सारे, या आपका कोई भी थ्योरी है, अभी तक मैं छोड़ा नहीं हूँ, सारा पढ़ा दिया हूँ। 16 घंटा 32 मिनट का 2 पार्ट में आपका जो है मैराथन है, आप देख सकते हैं, जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। बाकी आप आर्ट देखना चाहते हो, भौगोलिक चिंतन, वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ, भौगोलिक चिंतन भी पढ़ा चुका हूँ, जाकर देख सकते हो, पूरा पढ़ा चुका हूँ A to Z, उसमें जितना भी एग्जाम अब्यूज है, ठीक है, ये देख सकते हो। अब टेलर पर आया तो टेलर का बस ये अवस्था जान जाओ, 7 अवस्था में इन्होंने बांटा था आदिवास के प्रकारों में। पहला पूर्ण शिशुवावस्था, फिर से शिशुवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। ये सीक्वेंस कई बार पूछा गया, इसके अंतर्गत का डिफिनेशन बहुत रेयर में पूछा गया, तो ये सीक्वेंस याद रखना। जो डिफिनेशन है ज़्यादा इसके अंतर्गत जानना है तो आप चले जाओ वहाँ पर देख लो। वैसे थोड़ा देख लो कि यहाँ पर पूर्ण शिशुवावस्था में एक छोटा सा तंबू ताल के कोई रहता है, अभी घर का विकास नहीं होता, तो एक तरह से देखा जाए तो आदिम
जो जनसंख्या होती है। शिशुअवस्था में देखा जाए घर का निर्माण हो जाता है, 1-2 घर बन जाते हैं। बाल्यावस्था में देखा जाए 4-5 घरों का निर्माण होता है। किशोरावस्था में थोड़ा उससे मॉडिफाई हो जाता है घर, और वहाँ पर थोड़े नुक्कड़ चाय की दुकान है, एक एक तरह से कस्बा जैसा हो जाता है, रेलवे गुजरेगी वहाँ से, ठीक है, बस स्टैंड होगा। प्रौढ़ावस्था में थोड़ा वो नगर बन जाता है, शहर जैसा हो जाता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है, सिटी में आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। फिर से यहाँ उत्तर प्रौढ़ावस्था में एक तरह से नगर जो धीरे-धीरे अपने बुढ़ापे की ओर जा रहा है, ठीक है? लेट मैच्योर स्टेज कहा जाता है इसे, और जो इसकी वृद्धि ग्रोथ थी ये धीरे-धीरे क्या होगी, डिस्ट्रॉय में जाएगी, और जीर्णावस्था में ये जो है पूरी तरह से नगर जो है बर्बाद होने लगता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये मैं मोटा-मोटी आपको बस इसे समझाया हूँ। आप लोग को सिद्धांत में पूरा ये डेफिनेशन मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। बहुत सारे पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे, और माइंड मैपिंग के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।